आज का सेशन स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो आपके सामने है पहला क्वेश्चन, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और फिर उसको सॉल्व करते हैं, राइट। चलिए, द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कोफिशिएंट्स ए बी एंड सी ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है जिसके ए बी सी जो है वो कोफिशिएंट्स हैं, उनकी वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड बाय थ्रोइंग अ डाइस 3 टाइम्स। एक डाइस को 3 बार फेंका जाता है। एक बार डाइस को फेंका है ना, डाई को रोल किया, जो भी नंबर आया वो हमने ए को असाइन कर दी वैल्यू। फिर डाई को दोबारा फेंका, जो दूसरी वैल्यू आई वो हमने बी को असाइन कर दी, और फिर वापस से फेंका, जो तीसरी वैल्यू आई वो हमने सी को असाइन कर दी। तो प्रोबेबिलिटी दैट दिस इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आप जानते हैं इक्वल रूट्स कैसे चेक करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट से, राइट। डिस्क्रिमिनेंट की क्या कंडीशन होती है? पहले तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, और इक्वल रूट्स की बात कर रहे हैं तो डिस्क्रिमिनेंट शुड बी जीरो। डिस्क्रिमिनेंट शुड बी जीरो। अब हम जानते हैं कि जो ए बी और सी की जो वैल्यूज है वो हमने एक डाई को रोल करके फाइंड करी। मतलब ए बी सी 1 2 3 4 5 और 6 इस सेट में से कोई ना कोई वैल्यू होगी जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac को, या बी स्क्वायर की वैल्यू 4 टाइम्स a इंटू सी के बराबर होनी चाहिए। इसको इनफैक्ट अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो a इंटू सी की वैल्यू है वो बी स्क्वायर बाय 4 होना चाहिए, मतलब बी स्क्वायर 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अब हमें क्या करना है, बेसिकली पहले हम फेवरेबल केसेस जो है वो बना लेते हैं, या अब चलिए सैंपल स्पेस बना लेते हैं सबसे पहले ना। सैंपल स्पेस क्या होगा? कितने टोटल ए बी सी के कॉम्बिनेशन हो सकते हैं? पॉसिबल वैल्यूज ए की 6 हो सकती हैं, बी की भी पॉसिबल वैल्यू 6 हो सकती हैं, और सी की भी पॉसिबल वैल्यू 6 हो सकती हैं। तो जो सैंपल स्पेस होगी वो तो 216 आ जाएगी। अब इन 216 केसेस में से फेवरेबल कितने हैं? उतने होंगे जहां ए सी की वैल्यू बी स्क्वायर बाय 4 के बराबर हो। तो देखिए फर्स्ट केस है, देखो बी जो है बेटा और तो हो ही नहीं सकता। अगर बी 1 होगा 1/4, पॉसिबल ही नहीं है कि ए और सी दो इंटीजर्स हैं 1 से 6 तक, उनका प्रोडक्ट 1/4 हो जाए, है ना। ये बात अपन के समझ में आती है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, बी को 2 ले लेते हैं। बी को क्या ले लेते हैं? 2। अगर बी 2 होगा तो 2 स्क्वायर 4/4, तो ए इंटू सी की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब हम केसेस सोचेंगे यहाँ से कौन कौन सी ए और सी की पॉसिबल वैल्यूज हैं जिनका प्रोडक्ट 1 हो सकता है। तो आप बोलेंगे सर इसके करस्पॉन्डिंग तो एक ही केस बनेगा जब ए की वैल्यू 1 हो जाए और सी की वैल्यू 1 हो जाए भाई, है ना। इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल है ही नहीं। अच्छा, सेकंड केस अब हम करते हैं जब b की वैल्यू को अपन, अब देखिए 3 तो रख ही नहीं सकते, 3 का स्क्वायर 9/4, दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट 9/4 नहीं हो सकता, तो b हमेशा इवन नंबर ही होगा। अब मैंने b को 4 ले लिया। अगर मैंने b को 4 ले लिया, 4 स्क्वायर 16/4, तो a इंटू सी की वैल्यू 4 हो गई। तो अब इसके करस्पॉन्डिंग क्या क्या केस हो सकते हैं? a को मैं 1 ले लेता हूं, है ना, और c को 4 ले लेता हूं। एक केस ये हो सकता है a की वैल्यू को 2 ले लेते हैं और c की वैल्यू को भी 2 ले लेते हैं, ये दूसरा केस हो गया। या a को 4 ले लेते हैं और c की वैल्यू को 1 ले लेते हैं, ये तीसरा केस हो गया। तो फेवरेबल केसेस जब b की वैल्यू 4 है तो a और c के टोटल कितने कॉम्बिनेशंस बने बेटा? 3 कॉम्बिनेशंस, राइट। थर्ड केस पे आते हैं, विच विल बी आवर फाइनल केस, कि अगर b की वैल्यू 6 है, b की वैल्यू 6 है, तो 6 का स्क्वायर हो गया 36 डिवाइडेड बाय 4, तो a इंटू सी की वैल्यू होनी चाहिए 9। अब a इंटू सी की वैल्यू 9, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं ये अपन सोच लेते हैं, राइट। सही है ना। 36/4, 4 9 36। क्या ऐसा कोई केस बनेगा जब a और c का प्रोडक्ट जो है वो 9 हो जाए? देखिए a को अपन कितना 3 ले लेते हैं, तो उस समय b की वैल्यू भी 3 ही होनी चाहिए। क्या और कोई पॉसिबिलिटी? सॉरी, c की वैल्यू भी 3 होनी चाहिए। क्या इसके अलावा और कोई केस हमें लगता है? भाई कोई ऐसा पॉसिबल केस लग नहीं रहा है कि मल्टीप्लिकेशन करने से ए और सी की वैल्यू 9 आ जाएगी। तो इसका मतलब यहाँ पर टोटल कितने हमारे फेवरेबल केस हो गए बच्चों? 4, 1 2 3 5, सॉरी 5 फेवरेबल केस हमारे सामने आ चुके हैं। तो हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जानते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस विच आर 5 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल या सैंपल स्पेस में केसेस है 216। तो द रिक्वायर्ड आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 5/216, जो आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिख रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 5/216, ऑप्शन नंबर 4। आई होप आपके समझ में आया होगा, राइट। तो इस टाइप के पर्टिकुलर क्वेश्चंस में बेटा केस बनाकर प्रोसीड करना ही जो है वन ऑफ द बेस्ट इसमें तरीका रह जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये ऐसे ही किया गया है, केसेस बनाए गए हैं और फाइनल आंसर 5/216 पे हम पहुंच चुके हैं।
चलो बच्चों, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। लेट्स सी नाउ, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? व्हेन अ मिसाइल इज फायर्ड फ्रॉम अ शिप, द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इंटरसेप्टेड, अगर एक मिसाइल को शिप से फायर करते हैं तो उसके इंटरसेप्ट हो जाने की, आई लिख लेते हैं, प्रोबेबिलिटी है 1/3। क्या मतलब होता है इंटरसेप्ट हो जाना? इंटरसेप्ट मतलब जैसे रेडार सिस्टम चलते हैं, मिसाइल चल रही है तो रेडार जो है उसको पकड़ लेगा। अब अगर रेडार उसे पकड़ लेगा तो ये देखो यार, प्रैक्टिकली जो पॉसिबल चीज़ें हैं, हमें पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में खासकर जो एक्चुअली होता है वैसे ही समझ के करना है कि अगर वो इंटरसेप्ट हो गई तो यार वो अपने टारगेट पे हिट नहीं करेगी, क्योंकि जो रेडार सिस्टम ने एक्टिवेट कर दिया है, मिसाइल का डिफेंस जो सिस्टम होता है उसको डीएक्टिवेट करने का, वो इसका मतलब इंटरसेप्ट होती है, उनको पता पड़ गया है तो वो एक्टिवेट हो जाएगा और मिसाइल जो है वो अपने टारगेट को हिट नहीं करेगी। ऐसा आपको वो लेकर चलना ही पड़ेगा। तो उसके मिसाइल के इंटरसेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। And the probability that the missile hits the target, probability that the missile hits the target given that it is not intercepted। अच्छा, अगर वो इंटरसेप्ट नहीं होती और वो टारगेट पे हिट करे, भाई देखो या तो इंटरसेप्ट हो गई तो हिट करेगी ही नहीं। अब वो इंटरसेप्ट नहीं हुई तो जारी 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 और वो टारगेट पे हिट करे, ये भी श्योर नहीं है। उसने बोला उसकी भी प्रोबेबिलिटी 3/4 है। तो प्रोबेबिलिटी that it hits the target given that it is not intercepted, I not लिख दिया मैंने, is 3/4। चलो, ये अपन को दो डेटा दे रखे, मतलब ये जो क्वेश्चन है कहाँ की कहानी हो गई भाई, ये हो गई कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, है ना। आप जानते ही हैं भाई, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोबेबिलिटी में। तो हमें ये जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उससे समझ में आ गया कि इट्स अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो इफ 3 मिसाइल्स आर फायर्ड इंडिपेंडेंटली, एक के बाद एक इंडिपेंडेंटली 3 मिसाइल फायर करते हैं फ्रॉम द शिप, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल 3 हिट द टारगेट। क्या प्रोबेबिलिटी है कि तीनों ही मिसाइल्स टारगेट पे हिट करी? ठीक है, तो अब आप सोचिए प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग एंड हिटिंग कैसे होगा, और इंडिपेंडेंट है। आई थिंक आपको पता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स की जो प्रोबेबिलिटी है ऐसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट मिसाइल हिटिंग द टारगेट एंड सेकंड मिसाइल हिटिंग द टारगेट एंड थर्ड मिसाइल हिटिंग द टारगेट। तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होता है तो हम उनकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एच। अब हिटिंग द टारगेट, मिसाइल हिट कब करेगी टारगेट पे? जब वो इंटरसेप्ट नहीं होगी। तो पहले तो मिसाइल फायर करी, वो इंटरसेप्ट नहीं होनी चाहिए। इंटरसेप्ट होने की प्रोबेबिलिटी थी 1/3, तो इंटरसेप्ट ना होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी बच्चों? 2/3। मैं बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ एच निकालना चाहता हूं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एच होगा पहले तो कि वो इंटरसेप्ट ना हो, तो इंटरसेप्ट नहीं हुई उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3। अब जब वो टारगेट की तरफ जा रही है तो उसकी एक्यूरेसी, जब वो इंटरसेप्ट ना हुई और वो हिट कर जाए, दैट इज 3/4। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फर्स्ट मिसाइल हिटिंग द टारगेट। सिमिलरली इंडिपेंडेंट क्योंकि इवेंट्स हैं तो सेकंड मिसाइल के लिए भी सेम यही चीज़ होनी चाहिए। 2/3 इज द प्रोबेबिलिटी कि वो इंटरसेप्ट ना हो और उसके बाद वो हिट हो गई टारगेट पे 3/4। एंड सिमिलरली थर्ड मिसाइल भी 2/3 कि वो इंटरसेप्ट ना हो उसकी प्रोबेबिलिटी है, एंड इट हिट्स द टारगेट इज 1/4। तो अगर अपन देखेंगे 1/3 कैंसिल हो जाएगा 3 से, एक 2 का फैक्टर कैंसिल होगा, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, फाइनल आंसर विल बी 1/8। 1/8 ढूंढो, मिल गया भाई, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले में ही मिल गया है। तो 1/8 ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है? और क्योंकि वो इंटरसेप्ट हो गई तो हिट ही नहीं करेगी, या आप ऐसे बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट गिवन दैट इट इज इंटरसेप्टेड इज एन इम्पॉसिबल इवेंट और द प्रोबेबिलिटी इज 0। क्लियर है क्या? तो दैट्स वाई यही 3 केस बनाकर हमारा काम हो जाएगा और हम अपने आंसर तक, डेस्टिनेशन तक, या हम अपने ऑप्शन को सक्सेसफुली हिट कर पा रहे हैं। राइट, आंसर इज 1/8। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये चीज़ें है ना, आंसर 1/8 आ ही चुका है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन पढ़ा जाए। क्या है क्वेश्चन? इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 160 आर स्मोकर्स एंड नॉन वेजिटेरियन। 160 स्मोकर्स हैं और नॉन वेजिटेरियन है। वाह भाई वाह, क्वेश्चन पढ़ के बहुत सारों के चेहरों पे मुस्कुराहट आ गई ऐसा मुझे लग रहा है ना।
नहीं भाई गलत बात है ना, नहीं आनी चाहिए, सिर्फ क्वेश्चन है, क्वेश्चन के जैसी समझते हैं इसको। 160 आर स्मोकर्स एंड नॉन वेजिटेरियन, 100 आर स्मोकर्स एंड वेजिटेरियन एंड द रिमेनिंग 140 आर नॉन स्मोकर्स एंड वेजिटेरियन। ठीक है भाई, है ना। तो अपन लिख लेते हैं 160 जो पर्सन्स हैं दे आर, एस लिख लेते हैं स्मोकर्स एंड तो प्लस नॉन वेजिटेरियन NV, है ना, नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, फिर 100 आर स्मोकर्स प्लस वेजिटेरियंस, ओके, एंड द रिमेनिंग 140 आर NS नॉन स्मोकर्स प्लस नॉन वेजिटेरियंस, ओके। देयर चांसेस ऑफ गेटिंग अ पर्टिकुलर चेस्ट डिसऑर्डर, अच्छा इन लोगों में कोई ना कोई बीमारी हो जाए, चेस्ट डिसऑर्डर। देखो भाई, है ना, कितने चांसेस हैं इनके? हैं 35% चांस। जो स्मोकर्स और वेजिटेरियन हैं उनके हैं 20% चांस, और जो नॉन स्मोकर और नॉन वेजिटेरियन हैं उनके हैं सिर्फ 10% चांस। अच्छा, अ पर्सन इज चोजन फ्रॉम अ ग्रुप एट रैंडम, इस पूरे ग्रुप में से एक इंसान को अक्कड़ बक्कड़ बम्बे को करके सेलेक्ट कर लिया गया। अच्छा, तो फिर क्या है? एंड ही इज फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम चेस्ट डिसऑर्डर, और वो उस चेस्ट डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा था। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सेलेक्टेड पर्सन इज अ स्मोकर एंड नॉन वेजिटेरियन, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो भैया ये जो क्वेश्चन है इसका मतलब बहुत ही ज़रूरी जो एक थ्योरम है इंपॉर्टेंट प्रोबेबिलिटी में, जिसे हम कहते हैं बेस थ्योरम या कंडीशनल टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, कंडीशन प्रोबेबिलिटी का ही हिस्सा है, उसका क्वेश्चन हो गया। तो पहले तो अपन ये निकालते हैं कि वो जो सेलेक्टेड पर्सन है वो बीमार है, वो चेस्ट डिसऑर्डर से पीड़ित है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, कैलकुलेट करी जाए। चलिए, क्या हो सकता है? हो सकता है वो ये 160 जो लोग हैं उनमें से कोई एक सेलेक्ट किया गया हो, तो 160C1 या 160 चांसेस थे उसके सेलेक्ट करने के, और उसके बीमार होने के चेस्ट डिसऑर्डर से उसकी परसेंटेज है 35/100, या फिर वो इन 100 लोगों के ग्रुप में से भी एक पर्सन हो सकता था और उसके चेस्ट डिसऑर्डर होने की परसेंटेज है 20, दैट इज 20/100 चांसेस हैं उसके बीमार होने के, और लास्ट में 140 वाले ग्रुप में से अगर उसको सेलेक्ट किया गया एक इंसान को, उसके बीमार होने की चांसेस है 10/100। तो इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि जो हमने एक पर्सन सेलेक्ट किया, या तो वो इन 160 में से था 160C1 और फिर वो बीमार था, 100 में से था 100C1 और वो बीमार था, और 140 और वो बीमार था, तो वो एक पर्सन के बीमार होने की, चेस्ट डिसऑर्डर होने की ये प्रोबेबिलिटी हमने कैलकुलेट करी, चांसेस हमने बेसिकली कैलकुलेट किया है। तो हमें ये निकालनी है प्रोबेबिलिटी कि वो पर्सन चेस्ट डिसऑर्डर से तो सफर कर ही रहा था, साथ ही साथ में ही इज अ स्मोकर S प्लस नॉन वेजिटेरियन। समझ में आ रहा है क्या? NVG। तो ये भाई ये तो हमने निकाल ही ली। अब इसमें से भी इस बात की क्या चांसेस हैं कि वो चेस्ट डिसऑर्डर से परेशान तो था ही, अब चेस्ट डिसऑर्डर से परेशान होने वाले पर्सन की प्रोबेबिलिटी ये आ गई, पर वो स्मोकर एंड नॉन वेजिटेरियन था। स्मोकर और नॉन वेजिटेरियन मतलब ये 35% वाला जो है, इस टोटल में से ये केस अब हमारे फेवरेबल हो गए। तो 160 इंटू 35/100 को तो हम रखेंगे न्यूमरेटर में, और टोटल ये जो कैलकुलेट किया है 160 इंटू 35/100 प्लस 100 इंटू 20/100 प्लस 140 इंटू 10/100। समझ में आ रहा है? ये अपॉन 100 अपन देखें तो कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड कर देंगे। तो बेस थ्योरम में होता क्या है, एक एक्सपेरिमेंट हो जाता है, उस एक्सपेरिमेंट के एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, अब उस एक्सपेरिमेंट में से कुछ एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी रहेगी। वो इवेंट उसमें अलग अलग तरीके से अकर कर सकता था, जैसे कि इस केस में वो इन 160 में से भी जो लोग हैं उनमें से भी वो बीमार हो सकता है, इन 100 लोगों से भी बीमार हो सकता है। ये 100 लोग अलग तरह का ग्रुप है और ये 140 अलग तरीके का ग्रुप है। तो हर एक ग्रुप में से कुछ चांसेस हैं उस पर्सन के चेस्ट डिसऑर्डर से जो है पीड़ित होने के, परेशान होने के, जो भी मान लीजिए। तो वो पहले हम ये निकालेंगे कि वो उस चेस्ट डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, उसके चांसेस क्या है, वो हमने निकाल लिए। अब ये तो पता चल गया कि वो चेस्ट डिसऑर्डर से सफ़र कर रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो उस 3 ग्रुप में से भी किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप का ही इंसान था।
तो टोटल तो जो हमने डिसऑर्डर था वो वाली प्रोबेबिलिटी और उसमें से जो फेवरेबल है उसको हमने न्यूमरेटर में रख दिया और इसको सॉल्व करना रहेगा, राइट। तो अब इसमें अगर आप देखें तो एक जीरो का हम एक्स्ट्रा जो फैक्टर है वो भी कैंसिल इसमें कर सकते हैं, राइट। तो फाइनली अब हमारे पास जो रह जाएगी कैलकुलेशन वो 16 इंटू 35। और जैसा कि आप जानते हैं कि अब ये थोड़ी सी कैलकुलेशन समटाइम्स क्वेश्चन में जो है दे हैव आस्क्ड सच कैलकुलेशन, तो ऐसे देखा जाए तो कोई बहुत टफ नहीं है। पेशेंट माइंड के साथ अपने विवेक का इस्तेमाल करके कूल हेडेड डीप ब्रेथ्स के साथ अगर आप इस क्वेश्चन को एग्जाम में करेंगे तो आराम से आप इसको कैलकुलेट करके फाइनल आंसर जो भी लिखा हुआ है वो ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा। एंड आई होप आप ये कैलकुलेशन ज़रूर से कर लेंगे, राइट। अभी मैं चाह रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करें सॉल्व, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन टैकल कैसे करने हैं वो समझा सकें, तो इसलिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फटाफट से। देखिए यही बिल्कुल सेम बेस थ्योरम का ये कंसेप्ट लिखा हुआ है और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 28/45 जो कि आपको ऑप्शन नंबर 4 में दिखेगा वो इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा और इस कंसेप्ट पे बहुत क्वेश्चंस है, तो मैं चाहूँगा कि आप और भी ऐसे क्वेश्चंस ज़रूर एग्जाम से पहले प्रैक्टिस अपनी तरफ से भी करके जाएं, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है पढ़ते साथ साथ में पढ़ते हैं, पता चलेगा क्या क्वेश्चन है। तो द क्वेश्चन इज अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स। एक फेयर कॉइन को हम फिक्स्ड नंबर ऑफ टाइम्स टॉस करते हैं, लेट्स से n टाइम्स हम उसको टॉस करते हैं, ठीक है। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड्स, मतलब हमने n बार टॉस किया, उन n में 7 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 9 हेड्स। अगर उस n में n बार टॉस करने में 7 बार हेड आए या 9 बार हेड आए, ये दोनों प्रोबेबिलिटी सेम है, तो 2 बार हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले ये देखिए फेयर कॉइन है ना, फेयर कॉइन का मतलब हेड आने की और टेल आने की प्रोबेबिलिटी या चांसेस बराबर हैं 1/2 हैं, राइट। सिक्के के दो ही पहलू होते हैं और जब टॉस करते हैं तो हेड आए या टेल आए फेयर कॉइन में वो इक्वल मानते हैं, तो वो है मानते क्या हो गई, तो 1/2 है ना। ऑफकोर्स फेयर कॉइन मतलब शोले वाला जो सिक्का है उस तरह का सिक्का नहीं है, सिक्का टॉस करेंगे तो वो गिरेगा ही किसी ना किसी साइड पर, स्ट्रेट ऐसे जो है वो खड़ा नहीं हो जाएगा, इस तरह की चीज़ें जो है हम नहीं मान के चल रहे हैं भाई। सो अब क्वेश्चन के हिसाब से n बार कॉइन को टॉस किया गया है, तो उन n चांसेस में जब टॉस किया 7 बार हेड आएगा, तो वो कैसे पता चलेगा, NC7 से मैंने कोई से भी 7 n टॉस में से 7 टॉस सेलेक्ट किए जिसमें हेड चाहिए था और हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है। हेड कितनी बार आया भाई, 7 टाइम्स हेड आया, तो बची हुई n-7 टाइम्स टेल आया होगा। तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 हेड्स एंड विच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 9 हेड्स। तो हम क्या कर रहे हैं ना, इस इक्वेशन के थ्रू पहले n की वैल्यू तो निकालें, n मतलब कितनी बार टॉस किया होगा जब ये चीज हुई होगी, इज इक्वल्स टू NC9। अब 1/2 हेड आया 9 टाइम्स, तो हर बार 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्रोबेबिलिटी हेड आने की 9 बार, और बचे हुए n-9 टाइम्स हाफ टेल आने की प्रोबेबिलिटी। अब अगर अपन ध्यान से बिल्कुल क्लोजली इसको ऑब्जर्व करें, ये देखिए ये इफेक्टिव 1/2 की पावर 7, ये भी इफेक्टिव 1/2 की पावर 7, तो ये तो पूरा कैंसल हो जाएगा। NC7 becomes n factorial upon 7 factorial into n-7 factorial, क्लियर, इज इक्वल्स टू, भाई कैलकुलेशन ध्यान से करनी है, n factorial upon 9 factorial into n-9 factorial। चलिए तो इसमें n फैक्टोरियल का तो गेम खत्म। 9 फैक्टोरियल को अगर मैं लेफ्ट में मल्टीप्लाई करूं तो 9 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल रह जाएगा 9 इंटू 8, करेक्ट। और 7n-7 फैक्टोरियल को मैं यहाँ ले जाऊं तो n-9 फैक्टोरियल डिवाइड होगा, तो लास्ट की 2 टर्म्स रह जाएंगी जो कि होंगी n-7 और n-8। आई होप समझ में आ रहा है। n-7 फैक्टोरियल मतलब 1 से लेकर n-7 तक का प्रोडक्ट, उसमें से n-9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, तो सिंपली ये बच जाएगा, ठीक है। अब अपन इसको आगे कैलकुलेट करके देखते हैं क्या हो रहा होगा। 9×8=72 इज इक्वल्स टू n² माइनस कितना हो गया भाई 15n हो गया, और 7×8 कितना हो गया 56 हो गया।
ठीक है, तो क्वाड्रेटिक आ रही है हमारे सामने n स्क्वायर माइनस 15 टाइम्स ऑफ n एंड कितना भाई माइनस आई थिंक 16 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है ना। फैक्टर हो रहे हैं क्या, आई थिंक हो भी रहे हैं, n माइनस 16 इंटू n प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, इसके फैक्टर हो गए। यहाँ से हमें n की वैल्यू कितनी मिल गई भाई, 16 मिल गई। माइनस 1 ऑफकोर्स हमें पता है पॉसिबल नहीं है, n डिनोट्स द नंबर ऑफ टॉसेस, सो द नंबर ऑफ टॉसेस रिक्वायर्ड आर 16। चलिए यहाँ तक हमें ये तो पता चला कि 7 हेड और 9 हेड अगर 7 बार हेड आना और 9 बार हेड आना अगर इक्वल चांसेस रखता है तो टॉस कितनी बार किया होगा फेयर कॉइन का, 16 बार टॉस किया गया होगा। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स, अब इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हेड 2 बार आया होगा, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स विल बी व्हाट, 16 टॉसेज में से वो 2 टॉस सेलेक्ट करे जिसमें हेड आएगा। हेड आने की प्रोबेबिलिटी है 1/2 2 बार, और बाकी बचे हुए 14 टाइम्स टेल आने की प्रोबेबिलिटी वो भी 1/2, राइट। नाउ दिस वी हैव टू कैलकुलेट विच इज 16 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल इंटू 14 फैक्टोरियल इंटू 2 रेज टू द पावर 16, राइट। तो ये 16 इंटू 15 होल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 रेज टू द पावर 16 बनेगा। ये कैंसिल होकर यहाँ 8 आ जाएगा, 8 मतलब 2 की 3 पावर और कम हो जाएगी, तो 15 अपॉन 2 की पावर 13। इतना इफेक्टिव जो है ये फाइनल आंसर हमारे पास रहेगा। तो 15 अपॉन 2 की पावर 13, ध्यान से देखिए आपको ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ दिखेगा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड्स जो हमने कैलकुलेट करी इज द करेक्ट आंसर 15/2 रेज टू द पावर 13। समझ में आ रहा है भाई। तो ये भी यार एक सही सा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऐसे भी क्वेश्चंस जो हैं काफ़ी आपको मिल जाएंगे PYQ में। तो इस टाइप के क्वेश्चन से पहले हम n जो नंबर ऑफ टॉसेज हैं वो काउंट करेंगे, और उसके बाद जो हमसे पूछा जा रहा है n की वैल्यू रखकर हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन तक, फाइनल आंसर तक पहुंच जाएंगे, राइट। चलो बहुत बढ़िया है ना। ये देखिए 5/2 की पावर 13 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। कुछ इस टाइप के क्वेश्चंस जो थोड़े से PNC बेस्ड होते हैं, परम्यूटेशन में जो हमने सिलेक्शन और अरेंजमेंट की टेक्निक सीखी, बेस्ड ऑन दैट क्वेश्चंस जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। तो लेट्स सी क्या है अगला क्वेश्चन, पढ़ते हैं। वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, विद और विदाउट मतलब बने या ना बने ऐसे वर्ड्स आर टू बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन वर्ड में जो भी लेटर्स हैं सभी का यूज करके हमें वर्ड्स बनाने हैं नए, जिनका कुछ मतलब हो चाहे ना हो। समझ में आती बात, करेक्ट है। The probability that the letter M appears, M, हाँ है ना भाई, M appears at the 4th position। कितने लेटर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे पहले उस गिवन वर्ड में कितने लेटर्स हैं वो सही से काउंट करना इज अ नेसेसिटी। एक भी लेटर कम ज़्यादा हो गया भाई साहब पूरा क्वेश्चन बर्बाद। 1 2 3 4 5 6 चौथे वाले पे डब्बा। अभी बताता हूँ क्यों। 7 8 9 10 11 पोजीशंस थी या 11 लेटर्स थे, तो 11 पोजीशन पर ही तो उनको रखा जाएगा, और 4th पोजीशन पर क्वेश्चन के हिसाब से M आना चाहिए फेवरेबल केसेस में, ठीक है। तो सबसे पहले तो मुझे बताओ टोटल वर्ड्स हम बना कितने सकते हैं, इन 11 लेटर्स का यूज करके कितने टोटल वर्ड्स बन सकते हैं। चलिए सबसे पहले देखें कहीं रिपीटेशन तो नहीं है। E कितनी बार है, 1 बार, X 1 बार, A 2 बार है, M सिंगल टाइम्स है, I लिखते रहते हैं यार, देखो जो रिपीट हो रहे हैं ना वो लिख लेते हैं। A इज रिपीटेड 2 टाइम्स, M नहीं रिपीट और I रिपीट हो रहा है। I इज रिपीटेड 2 टाइम्स, है ना, 1 बार 2 बार। N भी हमें 2 बार रिपीट होता हुआ दिख रहा है, N 2 बार। T रिपीट नहीं हो रहा, I काउंट हो गया, O और कुछ रिपीट नहीं हो रहे। ये 3 लेटर्स हैं जो 2 बार रिपीट हो रहे हैं। तो अगर मैं इन सभी लेटर्स को बिना किसी कंडीशन के 11 पोजीशंस पे अरेंज करूं तो टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे, कितने अरेंजमेंट्स होंगे, 11 फैक्टोरियल। हम जानते हैं अलाइक जितने लेटर्स होंगे उतने फैक्टोरियल से हमें डिवाइड करना पड़ता है। 11 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये तो हमारा टोटल वर्ड्स, या आप इसे क्या बोल सकते हैं, सैम्पल स्पेस N ऑफ S बोल सकते हैं। अब फेवरेबल इसमें से वो केस हैं जिनके अंदर 4th पोजीशन पर M
लेटर फिक्स हो जाना चाहिए। तो अगर फोर्थ पोजीशन पे m फिक्स हो गया, m तो रिपीट ही नहीं हो रहा था, तो बची हुई 10 पोजीशन पर जो अरेंजमेंट है वो होगी 10 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तरीके से। होगी कि नहीं होगी भाई, देख लो यार, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। वैसे बहुत सिंपल है, बस आपको अरेंजमेंट ऑफ अलाइक लेटर्स का कंसेप्ट पता होना चाहिए। n लेटर्स जिसमें से p एक काइंड के, q अलग दूसरे काइंड के, तो उनका अरेंजमेंट n फैक्टोरियल बाय p फैक्टोरियल q फैक्टोरियल, और इसको कितने भी इवेंट्स के लिए, अलाइक लेटर्स के लिए एक्सटेंड कर सकते हैं, वही कंसेप्ट यूज करके हमने अरेंजमेंट किया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फोर्थ पोजीशन पे m फिक्स होना चाहिए, तो वो फिक्स कर दिया। अब ये तो हिल नहीं सकता है, अब ये अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर सकता, तो बाकी बचे हुए 10 लेटर्स को 10 पोजीशन पर अरेंज कैसे करेंगे वो हमने यहां लिख लिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट विच हैज बीन आस्क्ड विल बी 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल अपॉन सैंपल स्पेस विच इज 11 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ये तो कैंसिल हो जाएगा, और 10 फैक्टोरियल अपॉन 11 फैक्टोरियल में सिर्फ 1/11 और रह जाएगा, जो कि लिखा है ऑप्शन नंबर 4 में। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया 1/11। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये उतना टफ क्वेश्चन है नहीं, है ना। ऐसे क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करने हैं, पढ़ने की देरी है। हर बार पेपर में टफी क्वेश्चन हो ज़रूरी नहीं है, आपको ध्यान से अटेंटिवली वहाँ पढ़ना है। सिर्फ क्वेश्चन पढ़े और उसको अप्लाई करिए, प्रैक्टिस करके जाएंगे तो ऐसा ज़रूर होगा कि आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर भी पाएंगे, ठीक है ना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन आंसर चेक कर लें। क्या 1/11 बिल्कुल सही है, यही हमने आंसर निकाला था, है ना। तो ये इसका आंसर आ गया। चलो आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही बढ़िया, अगला क्वेश्चन बहुत खूबसूरत क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था बेटा बहुत। और इस क्वेश्चन में भी जिस तरीके से डेटा दिया है, बड़ा घबराहट वो बच्चों के मन में पैदा करता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसको लीव किया था, मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको अटेम्प्ट नहीं किए थे, और किए भी थे तो कई स्टूडेंट्स इसको बीच में छोड़ दिए, कैलकुलेशन पूरी नहीं करी। तो आज हम देखते हैं कैसे हम इस क्वेश्चन को करेंगे। चलिए पढ़ते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। लेट देयर बी 3 बाइनी बी है यार, लेट देयर बी 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स E1 E2 E3। 3 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं E1 E2 एंड E3। The probability that only E1 occurs is alpha। 3 में से सिर्फ E1 अकर करता है, ठीक है ना, उसकी प्रोबेबिलिटी है अल्फा। अच्छा, ओनली E2 occurs is बीटा एंड ओनली E3 occurs is गामा, ठीक है। और P है प्रोबेबिलिटी कि कोई भी अकर नहीं करता है, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली E1 अकरिंग, ओनली E1 अकरिंग मतलब E1 हो रहा है और E2 और E3 नहीं हो रहे। तो मैं मान लेता हूं E1 के होने की प्रोबेबिलिटी x थी, E2 के होने की प्रोबेबिलिटी y थी, और लिख लेता हूं, है ना, लिख के करते हैं, और E3 के होने की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी Z3। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अल्फा इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली E1 अकरिंग। ओनली E1 अकरिंग का मतलब सिर्फ E1 हो रहा है, तो मतलब E2 नहीं हो रहा और E3 नहीं हो रहा। अब इसमें जो हेल्प करेगी चीज़ वो है इंडिपेंडेंट इवेंट्स वाली। तो हम जानते हैं कि यदि 3 इवेंट्स इंडिपेंडेंट होते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हमें निकालना होता है, तो दैट इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ C। ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से अल्फा इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 का नॉट इंटरसेक्शन E3 का नॉट। सिर्फ E1 हो रहा है, E2 E3 नहीं हो रहा है। तो इसके हिसाब से हम लिख सकते हैं x, तो E1 के होने के चांसेस इंडिपेंडेंट है, E2 ना हो 1 माइनस वाई, E3 ना हो 1 माइनस जेड। x इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड इज एल्फा। नाउ बीटा क्वेश्चन पढ़ते हैं। ओनली E2 अकर्स, तो इसका अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 नॉट इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 नॉट, बीटा 1 माइनस एक्स, तो E1 ना होने की, E2 हो जाए तो y, और E3 ना हो तो 1 माइनस जेड। एंड सिमिलरली गामा इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 नहीं हो रहा है, E2 नहीं हो रहा है, ओनली E3 अकर कर रहा है, राइट। तो इट विल बी 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू जेड।
ये रिस्पेक्टिवली अल्फा बीटा गामा की वैल्यूज आ गई। साथ ही साथ में P इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ द इवेंट्स अकर, नन, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 नॉट इंटरसेक्शन E2 नॉट इंटरसेक्शन E3 नॉट, ये P के बराबर है, जो कि 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड के इक्वल हो जाएगी। करेक्ट। चलिए यहां तक तो हमने जो क्वेश्चन में डेटा दिया हुआ है समझकर, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के कंसेप्ट के हिसाब से, उसके फॉर्मूले के हिसाब से जो जो दिया हुआ है उसको हमने यहां पर लिख लिया। आगे बढ़ते हैं। अब ये अल्फा बीटा गामा पी इन दो इक्वेशंस को सेटिस्फाई करता है ऐसा दिया गया, तो हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ E3, मतलब हमें क्वेश्चन के हिसाब से x अपॉन z की वैल्यू को फाइंड करना रह गया। चलिए तो गिवन इक्वेशंस में इन डेटा को रखते हैं और सॉल्व करते हैं। अल्फा माइनस 2 बीटा, व्हाट इज अल्फा माइनस 2 बीटा? x इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड माइनस 2 टाइम्स वाई बीटा 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 1 माइनस एक्स इंटू वाई इंटू 1 माइनस जेड, ब्रैकेट बंद, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय p 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू बीटा x 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस एक्स इंटू वाई इंटू 1 माइनस जेड। ये बन गई भाई इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में क्या क्या कैलकुलेशन, क्या क्या कैंसिल हो रहा है वो ध्यान से देख लेते हैं। 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल, 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई कैंसिल, 1 माइनस जेड से एक 1 माइनस जेड भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा LHS में आप ध्यान से देखें तो 1 माइनस जेड का फैक्टर कॉमन आ जाएगा, तो x इंटू 1 माइनस वाई माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स इंटू वाई एंड वी हैव टेकन 1 माइनस जेड कॉमन, बाहर के वो 3 फैक्टर तो पहले ही कट गए, इज इक्वल्स टू x इंटू वाई इंटू 1 माइनस जेड, ये 1 माइनस जेड से 1 माइनस जेड भी कैंसिल हो जाएगा। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं। x माइनस एक्स वाई माइनस 2y प्लस 2xy इज इक्वल्स टू xy। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये xy के भी टोटल फैक्टर कैंसिल हो गए। सो द इक्वेशन दैट वी आर, द कंडीशन दैट वी आर गेटिंग इज x इज इक्वल्स टू 2y। बहुत बढ़िया, एक रिलेशन हमारे पास आ गया x और y में। अरे यार हमसे x अपॉन z का रेशियो पूछा है, अगर x अपॉन y का रेशियो पूछा होता तो पहली इक्वेशन ही खत्म हो जाता। तो ऑफकोर्स क्वेश्चन बनाने वाले ने ध्यान रखा इस बात का, वो लेंदी बनाया उसने क्वेश्चन, इतनी जल्दी उसने सॉल्व नहीं करवाया। चलिए कोई बात नहीं, खैर एक दूसरी इक्वेशन भी है, आगे बढ़ते हैं, इसको भी लिखते हैं। क्या है दूसरी इक्वेशन? बीटा माइनस 3 गामा, है ना, बीटा माइनस, देख लूँ फिर से, बिल्कुल सही, इंटू p इज इक्वल्स टू 2 बीटा गामा। चलो बहुत शानदार, फटाफट बीटा गामा की वैल्यू रखते हैं। बीटा वॉज 1 माइनस एक्स इंटू वाई। वैसे अब यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, और अब आप खुद भी ट्राई आगे प्रोसीड करेंगे तो सॉल्व कर पाएंगे ऐसा मुझे विश्वास है। फिर भी हम जल्दी से अब थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हुए इसको कर लेते हैं। बीटा की और गामा की वैल्यू रखी, p की वैल्यू रखी 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू 1 माइनस जेड इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स बीटा इंटू गामा, दैट इज 1 माइनस एक्स इंटू वाई इंटू 1 माइनस जेड इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इंटू गामा इज जेड, राइट। 1 माइनस एक्स कैंसिल, 1 माइनस वाई 1 माइनस वाई, 1 माइनस जेड 1 माइनस जेड, राइट। इन दोनों में से 1 माइनस एक्स का फैक्टर कॉमन आ जाएगा, कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट y माइनस वाई जेड माइनस 1 माइनस एक्स कॉमन आ गया, 3z प्लस 3yz, बिल्कुल परफेक्ट चलता हुआ, 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स इंटू वाई इंटू जेड, रिमेनिंग टर्म्स 1 माइनस एक्स से 1 माइनस एक्स कैंसिल हो गया, ठीक है, वाई जेड 2 3, ये वाई जेड का भी स्वाहा हो गया। तो हमारे पास जो इक्वेशन बन रही है दैट इज y is equals to 3 times of z. This is the second equation that we are getting. Okay,
द फर्स्ट इक्वेशन दैट वी हैड वाज x इक्वल्स टू 2y, इसके साथ साथ हमारे पास x इक्वल्स टू 2y भी था। यहाँ से y की वैल्यू उठाकर अगर मैं इसमें रख दूँ तो x इज इक्वल्स टू 6z हो जाएगा। तो हमसे क्वेश्चन में x बाय z का रेशियो पूछा गया था, तो हमारा फाइनल आंसर इसका मतलब 6 होने वाला है। इंटीजर टाइप है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 x बाय z विच इज़ कमिंग आउट टू बी 6। ठीक है, तो ये पूरा सोल्यूशन इस क्वेश्चन का जो मेरे हिसाब से आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बोला, अच्छे से अब खुद एक बार इसको ज़रूर अपने हाथों से ट्राई करिएगा। ऐसी कैलकुलेशंस जब अपन एक बार खुद से ट्राई करते हैं तो कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है और हम कहाँ मिस्टेक कर सकते हैं वो भी हमारे को समझ में आता है। ठीक है बेटा, ये देखिए x बाय जेड का आंसर 6 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, साथ साथ पढ़ेंगे क्या क्वेश्चन है। A student appeared in an examination consisting of 8 true and false type question। 8 क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स टाइप के, बहुत बढ़िया। स्टूडेंट गेसेस द आंसर्स विद इक्वल प्रोबेबिलिटी। स्टूडेंट इक्वल चांसेस हैं उसको गेस करने के, ट्रू मार्क करे या फॉल्स मार्क करे, दोनों की हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है। जैसे कॉइन टॉस करते हैं, फेयर कॉइन हेड टेल आने की, वैसे ही कुछ कुछ। द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट n करेक्ट आंसर्स। अच्छा, कम से कम n उसके आंसर्स करेक्ट हों। 8 में से उसने कम से कम n बार आंसर जो दिया है, सही दिया है, वो प्रोबेबिलिटी हाफ से कम होनी चाहिए। तो मतलब उसने 8 में से n टाइम्स, n प्लस 1 टाइम्स, n प्लस 2 टाइम्स आंसर करे एटलीस्ट, है ना, और लास्ट में 8 की 8 टाइम्स सही आंसर दिया, n टाइम्स करेक्ट आंसर, n प्लस 1 टाइम्स करेक्ट आंसर, n प्लस 2 टाइम्स करेक्ट आंसर टिल 8 टाइम्स करेक्ट आंसर। तो बेसिकली अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गिविंग अ करेक्ट आंसर इज 1/2। क्यों 1/2? भाई दो ही तो चीज़ें हैं, ट्रू और फॉल्स। हर क्वेश्चन के दो ऑप्शन है, ट्रू और फॉल्स। तो एक सही है, एक गलत है, तो सही होने के आधा हाफ प्रोबेबिलिटी, दोनों में से एक सही और एक गलत, और रॉन्ग आंसर को मार्क करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। ठीक है, तो 8 में से कौन से n गेस जब उसने करे, या n क्वेश्चंस जो उसने सही करें, तो सही करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 थी, तो 1/2 की पावर n, और बचे हुए 8 माइनस n गलत थे, उनकी प्रोबेबिलिटी हाफ, तो 1/2 की पावर 8 माइनस n प्लस 8cn प्लस 1 टाइम्स n प्लस 1 क्वेश्चन सही करे, तो 1/2 की पावर n प्लस 1 तो उसने सही गैस किए, और गलत कितने किए, 1/2 की पावर 8 माइनस, तो 7 माइनस n आ जाएगा, है ना। और ऐसे ये सीरीज चलेगी कहाँ तक, 8c8। अब अपन बोल तो सीरीज ही रहे, चलो है तो सीरीज ही, और ये वाली वैल्यू 1/2 से कम होनी चाहिए। तो क्वेश्चन में बोल रहा है स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n निकालो, ठीक है ना। तो क्योंकि हमारे पास एक इनइक्वालिटी बन रही है, तो यहाँ से हम n की वैल्यू क्या होगी करेक्ट, वो ढूंढने के पीछे पड़ जाते हैं, राइट। तो आप एक चीज़ इसमें ऑब्जर्व कर रहे हैं, 1/2 की जो इफेक्टिव टोटल पावर है वो हमेशा 8 ही आ रही है यार। तो इसमें से पूरी सीरीज में से 1/2 की पावर 8 को तो मैं कॉमन ले लेता हूँ, और फिर मेरे पास जो कहानी बचती है वो 8cn प्लस 1 से लेकर 8c8 तक का टर्म्स का सम बचता है, और ये वाली वैल्यू 1/2 से कम हो जानी चाहिए। चाहूँ तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इधर ले जाता हूँ, तो ये 2 की पावर 7 मतलब 128 मेरे पास आ जाएगी वैल्यू, करेक्ट है ना। द वैल्यू इस सीरीज का जो सम है, ऐसी n की वैल्यू ढूंढनी है कि ये वाली वैल्यू 128 से कम आए। ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ये वाली वैल्यू को अगर अपन को 128 से कम करना है तो आई थिंक n की वैल्यू रख कर सॉल्व करना ज़्यादा बेटर मुझे इसमें जो है लग रहा है। लेट्स से जैसे पर ठीक है, थोड़ा लेंदी तो ये हो जाने वाला है ना। n की वैल्यू जैसे मान लीजिए आपने लेट से 5 रखी, ठीक है, लेट से आपने n की वैल्यू 5 रखी, तो 5 रखी तो कितना हो जाएगा, 8c5 प्लस 8c6 प्लस 8c7 प्लस 8c8 आएगा। एक बार कोशिश करते हैं, देख लेते हैं इसकी वैल्यू क्या आ रही। 8c5 कितना होगा बेटा, 8 फैक्टोरियल अपॉन, तो 8 इंटू 7 इंटू 6
अपॉन 3 फैक्टोरियल तो वो भी 6 ही होता है, एक कैंसिल हो जाए, 7 8 ज़ा 56, तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी, और ये हो जाएगा 7 4 ज़ा 28, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, और ये वैल्यू 1 हो जाएगी वैल्यू, है ना। क्या ये वाली वैल्यू 128 से कम लग रही है? लग तो रही है ये वाली वैल्यू 128 से कम, है ना। इसमें अगर अपन एक 8C4 और जोड़ देते हैं, लेट से अपन कह रहे हैं N4 होता तो क्या होता, तो एक 8C4 आता जिसकी वैल्यू होती 8 × 7 × 6 × 5 अपॉन 24, ठीक है। 6 4 ज़ा 24, 4 2 ज़ा 8, 70 आंसर आता है इसका। तो अगर मैं इसमें 70 और ऐड कर दूँ तो इफेक्टिव ये टोटल कितना हो गया, ज़रा ऐड करके देखें अपन। 56, 66, 76, 76 और 8, 84, 92, 93, है ना, 93, और अगर 70 जोड़ेंगे तो ये 3 और 9 और 7 कितना हो जाएगा, 16, 163 हो जाएगा, जो कि 128 से ज़्यादा निकल जाएगा। तो इसका मतलब n की वैल्यू 4 नहीं हो सकती, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n जो होगी इसका मतलब वो 5 होनी चाहिए, है ना। n अगर 4 होगा तो ये 8C4 से सीरीज चल रही होती, और 8C4 से अगर अपन सीरीज कर रहे हैं तो उसकी इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो द लीस्ट वैल्यू ऑफ n शुड बी 5। तो 5 रखने पर सबसे पहले ये वाली वैल्यू जो है 128 से कम हमें मिल जाएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बेटा होना चाहिए 5, राइट। लेट्स चेक, हाँ करेक्ट है ना भाई, बिल्कुल सही है, हमने सही अंदाजा लगाया, इसका मतलब सही तरीके से सॉल्व किया। तो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1 विच इज रिटन इन सॉरी ऑप्शन नंबर 1, सॉरी 5 आंसर विच इज रिटन इन ऑप्शन नंबर 1, ठीक है बेटा। चलो बढ़िया है ना, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। लेट्स मूव फर्दर, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन है A एंड B आर 2 इवेंट्स, ठीक है, और उन दोनों की A और B की प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है 1/3 एंड 1/5, और उनके यूनियन की प्रोबेबिलिटी भी गिवन है। तो हमसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी A गिवन, फॉर्मूला बेस्ड वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मान सकते हैं, है ना। ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट, अभी तक अपन ने किया नहीं। कंडीशन प्रोबेबिलिटी लिखी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A नॉट, राइट। तो सबसे पहले तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ इसका कंडीशन प्रोबेबिलिटी का। इट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B नॉट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट में तो देखो कोई इशू है ही नहीं, है ना, B पता है तो B नॉट की प्रोबेबिलिटी तो आ ही गई, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन A नॉट अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, एक वेन डायग्राम बना लेते हैं, 2 इवेंट्स बनाते हैं इसके अंदर, एक पे A लिखते हैं, एक पे B लिखते हैं, ठीक है। A के होने की प्रोबेबिलिटी 1/3, B के होने की प्रोबेबिलिटी 1/5, और A यूनियन B टोटल इन तीनों का इधर दिस सम दे रखा है। तो मैं पहले इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी निकाल लेता हूँ, वो फॉर्मूला हमें पता है, जनरलाइज्ड एडिशन थ्योरम। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ A 1/3 है, सॉरी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B दैट इज 1/5 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B दैट इज 1/2। तो कितना आ जाएगा बेटा ये टोटल? अगर अपन LCM लेंगे तो यहाँ LCM 30 आएगा, 10 5 6 30 माइनस 2 50, राइट। तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी 1/30, ठीक। तो ये जो प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ रही है इंटरसेक्शन वाली, ये 1/30 आ रही है। तो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली हैपनिंग ऑफ A होगा दैट विल बी 1/3 माइनस 1/30, बिल्कुल हो जाएगी, 30 LCM आएगा, तो ये हो जाएगी 9/30, ठीक है बच्चों। और ये वाली जो प्रोबेबिलिटी है ऑफ ओनली हैपनिंग B, सिर्फ B हो रहा है, तो पूरे B में से 1/30 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। LCM अगर अपन लेंगे 30 आएगा, 5 6 6 माइनस 1, 5/30, 5/1/6, ये वाली प्रोबेबिलिटी हमारे पास आ जाने वाली है, ठीक है। अब क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में जो हमसे प्रोबेबिलिटी पूछा गया है वो हमने लिख लिया है, तो फॉर्मूले हम लिख देते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B नॉट, A इंटरसेक्शन मिला था, A तो हो रहा है पर B नहीं हो रहा है, A हो रहा है पर B नहीं हो रहा, मतलब ये वाली प्रोबेबिलिटी हो गई, दैट इज 9/30 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ B, B के होने की प्रोबेबिलिटी 1/5 थी, तो उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी 4/5 हो जाएगी, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटरसेक्शन, B हो रहा है A नहीं हो रहा है, B हो रहा है पर A नहीं हो रहा, तो ये वाली उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई विच इज़ 1/6 डिवाइडेड बाय A नॉट विच इज़ 2/3, राइट। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं,
5 6 जा तो 9 अपॉन 4 इंटू 6 प्लस 3 2 जा तो 1/4 हो जाएगा, राइट। ये 3 से और कैंसिल हो जाएगा तो 3 अपॉन ये टोटल हो गया 8 प्लस 1/4, एलसीएम लिया 8 आ गया और 4 2 जा 3 तो 5/8। तो व्हाट द वैल्यू वी आर गेटिंग इज 5/8 विच इज रिटन इन ऑप्शन नंबर 2। इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5/8। ठीक है, एक बार चेक कर लेते हैं आंसर हमने जो सॉल्व किया सही आ रहा है क्या। बिल्कुल सही है, करेक्ट। 5/8 इज द राइट आंसर दैट वी आर गेटिंग। ठीक है, तो इसका मतलब इस तरह के क्वेश्चंस वेन डायग्राम बनाकर अगर आप प्रोसीड करेंगे तो बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, किस सेगमेंट की, कौन सा एरिया जो है वो आपको उसमें फाइंड करना है, कौन से एरिया की प्रोबेबिलिटी बेसिकली फाइंड करना है और उसको कैलकुलेट करना रिलेटिवली आसान हो जाता है। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया है, ये क्वेश्चन भी किया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगेन ये क्वेश्चन देख के मुझे याद आ रहा है ये वही क्वेश्चन है जैसा मैं अभी कह रहा था, पीएनसी पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं अरेंजमेंट वाले, तो उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है। क्या है, लेट्स सी। 5 numbers x1 x2 x3 x4 x5 आर रैंडमली सेलेक्टेड फ्रॉम 18 नंबर्स। 18 नंबर के सेट में से 5 नंबर रैंडमली सेलेक्ट करते हैं। तो यार सैंपल स्पेस की बात तो क्वेश्चन ने पहली लाइन में लिख दी, 18C5 इज डायरेक्टली द सैंपल स्पेस। देन दे आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, उनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाते हैं, टुक 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 टुक। अब असेंडिंग ऑर्डर में जमाने का आप बताइए, कोई से भी 5 नंबर आपने सेलेक्ट करे, सोचिएगा ध्यान से, कोई भी 5, लेट्स से 1 3 9 11 12, ये 5 नंबर आ गए और मैं आपको बोलूँ इसे असेंडिंग ऑर्डर में जमाओ, तो यार इतने तो हम थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं, नंबर्स का इतना तो ज्ञान है, इसे असेंडिंग ऑर्डर में जमाना यही ऑर्डर है, एक ही तरीका है इसको अरेंज करने का असेंडिंग ऑर्डर में, ओनली वन वे, हर जना एक ही तरीके से 1 3 9 11 12। कोई पहले 3 को पहले कैसे रख देगा यार असेंडिंग ऑर्डर में 1 के, नहीं रख सकता है। 12 बाद में ही आएगा तो बाद में ही आएगा। कोई भी 3 नंबर 4 5 10 17 18, असेंडिंग ऑर्डर तो एक ही होगा ना। तो हर 5 नंबर के करस्पॉन्डिंग जो आपने सेलेक्ट करे डिस्टिंक्ट नंबर्स, उनको असेंडिंग ऑर्डर में रखने का एक ही वे था। ठीक, 18C5 सैंपल स्पेस 18C5। अच्छा, अब कंडीशन ये है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी फर्स्ट सेकंड पे 7, थर्ड फोर्थ पे 11 एंड फिफ्थ। क्या प्रोबेबिलिटी है कि जब हमने ऐसा किया होगा तो सेकंड पोजीशन पे तो 7, फोर्थ पोजीशन पे 11 आया होगा। ओके, तो इसका ये मतलब है सॉरी, जब हम असेंडिंग ऑर्डर में जमा रहे हैं तो यहाँ पर जो नंबर होगा वो 7 से छोटा कोई एक नंबर होगा। तो 7 से छोटे कितने नंबर है, 6, तो उन 6 में से कोई एक नंबर मैंने यहाँ सेलेक्ट किया होगा, 1 2 3 4 5 6। इस नंबर को 7 से 11 के बीच में 8 9 10 में से कोई एक होना पड़ेगा। अरे यार तभी तो ये नंबर असेंडिंग ऑर्डर में रखा जाएगा। तो 8 9 10 मतलब 3 में से कोई एक नंबर सेलेक्ट करके रखना होगा। और 11 के बाद 12 13 14 15 16 17 18, 7 नंबर बचते हैं, इसको फिल करना है। तो 11 से बड़ा तभी वो असेंडिंग ऑर्डर में रहा होगा, तो 7C1 से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गए हमारे फेवरेबल केसेस। तो अगर हमसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है इस इवेंट की, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 6C1 इंटू 3C1 इंटू 7C1 डिवाइडेड बाई 18C5। रही बात कैलकुलेशन की, वो आप कर ही लेंगे। कंसेप्ट आपको क्लियर हो चुका होना चाहिए इस समय तक कि असेंडिंग इनफैक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जमाना है। सेलेक्टेड कितने भी 4 5 6 नंबर्स को एक ही ऑर्डर, एक ही वे होता है उसको करने का। बाकी कंडीशंस को फुलफिल करने के लिए क्या किया वो अपन ने देख ही लिया, डिवाइड कर दिया, प्रोबेबिलिटी पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर जो आता है इस क्वेश्चन का वो 1/68 आता है कैलकुलेशन करके, थर्ड ऑप्शन में लिखा है। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है बच्चों? चलो बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़ा जाए हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ भाई सही है, देखो फंक्शन के थ्रू इसने एक फंक्शन डिफाइन किया है कुछ लिखकर,
और फिर उसको प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया। तो बढ़िया क्वेश्चन बन गया। इसका मतलब जैसे ही दो चीज़ें कहीं ना कहीं लिंक हो जाती हैं तो वो क्वेश्चन ध्यान से करना है। क्या है? प्रोबेबिलिटी दैट अ रैंडमली चोजन वन फंक्शन, फंक्शन कैसा है? वन है। तो जो हमारा एक सेट है, ए सेट, जहाँ से फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, उसमें है 4 एलिमेंट्स ए बी सी डी। ध्यान रखेंगे फंक्शन 1 to 1 होना चाहिए। 1 2 3 4 5 इसकी कोडोमेन है। और एफ ऑफ 1 प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 3 इज, अच्छा ये इक्वेशन जो है सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। एफ ऑफ 1 ये क्या लिखा हुआ है? कुछ प्रोबेबिलिटी ऑफ अ रैंडमली चोजन वन फंक्शन फ्रॉम द सेट ए बी सी डी टू द सेट 1 2 3 4 5। एफ ऑफ, ये क्वेश्चन में कुछ यहाँ पर ना ये गलत लग रहा है। यहाँ एफ ऑफ ए होगा बेटा, ये एफ ऑफ बी होगा, ये एफ ऑफ सी होगा और ये एफ ऑफ डी होगा। वही मैं चेक कर रहा था यार, क्या मतलब वन फंक्शन है, ए बी सी डी से डिफाइन किया ना, तो इसमें एफ ऑफ 1 लिखा है। एफ ऑफ 1 तो आउटपुट का पार्ट है ना, इनपुट में तो ए बी सी डी रखेंगे। तो एफ ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ सी इक्वल्स टू एफ ऑफ डी। ठीक है, ये अपन को देखना है कि क्या इसकी प्रोबेबिलिटी होगी अगर ऐसा हो। तो अगर इस इक्वेशन को थोड़ा सा केयरफुली लिखें तो एफ ऑफ ए प्लस 2 टाइम्स एफ ऑफ बी जो होगा वो एफ ऑफ सी प्लस एफ ऑफ डी के इक्वल हो जाना चाहिए। ठीक है, केसेस बनाने पड़ेंगे यार, देखो बिना केस बनाए तो अब ये होगा ही नहीं। अब क्या क्या केस हो सकते हैं सोच लेते हैं। एफ ऑफ, अच्छा वन फंक्शन भी है। वन का मतलब एक से एक ही मैपिंग होगी, ए से होगा, बी से होगा, सी किसी से 1 to 1 होंगे, है ना। तो ये सारी एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी, एफ ऑफ सी, एफ ऑफ डी यूनिक वैल्यूज होंगी, कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं होगी। मान लो एफ ऑफ सी 1 है तो बाकी तीनों की किसी की भी वैल्यू 1 नहीं हो सकती, ये समझना है। ठीक है, तो अगर सी और डी को मैं क्या कर लूँ, लेट से मैं बोलता हूँ कि एक वैल्यू 4 है और एक वैल्यू 5 है, तो आंसर कितना हो गया? 9। अच्छा, तो 9 होने के बाद अब अपने पास 3 चॉइसेस बची हैं इनको देने की। अगर मैं 3 वाली वैल्यू यहाँ भी रखता हूँ, 3 2 6, तो 2 जोड़कर भी 9 तो नहीं आएगा। इसका मतलब सी और डी की वैल्यू 4 + 5 तो नहीं हो सकती। अच्छा, तो 4 + 5 अगर नहीं हो सकती तो केस चेंज करके देख लेते हैं भाई। यहाँ पर अपन केस बना लेते हैं 5 और 3 का, तो देख लेते हैं कि क्या ऐसी कुछ वैल्यूज़ मिलेंगी कि हमारा सम जो है वो 8 हो जाए। अच्छा 8 हो जाए, 8 हो जाए, तो 4 बचा है हमारे पास, पर 4 दूनी 8 अगर हो गया तो ये 0 नहीं हो सकता है। और ये अगर 3 हो जाए, मान लो एफ ऑफ बी 3 हो जाए, तो 2 × 3 करूँगा तो 6 हो जाएगा। और एक हमारे पास 2 बचा हुआ है ना, तो 2 + 2 × 3 करते ही 8 हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। क्या और कोई पॉसिबिलिटी है? और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, अब 5 का ही केस बनाते हैं, मान लीजिए 2 के साथ, है ना। तो 5 + 2 कितना हो गया? 7 हो गया। तो हमारा 5 यूज़ हो चुका है, 2 यूज़ हो चुका है। अब 4 3 और 1 से क्या हम 7 बना सकते हैं? सोच लेते हैं। तो 7 बनाने के लिए पॉसिबल चॉइसेस हो गई 7 7 7 ऑड। एफ ऑफ ए तो ऑड हो जाए, एफ ऑफ ए ऑड हो जाए, तो मान लो अगर ये 3 हो जाएगा, अगर ये 3 हो जाए, ठीक है, और ये 2 हो जाए, तो 2 × 2 अगर मैं करूँगा तो 4 + 3 7 हो जाएगा। करेक्ट है क्या? और कोई चांस है क्या? मान लीजिए इसकी वैल्यू को मैं 1 रख लेता हूँ, तो अगर इसकी वैल्यू को 1 रख लेता हूँ तो 6 होने के लिए 2 × 3 हो सकता है क्या भाई? भाई ये वाला केस तो रिजेक्ट हो गया ना। देखो एफ ऑफ बी 2 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एफ ऑफ सी की वैल्यू 2 हो गई थी, तो इस वाले केस को तो हटा देते हैं। ये वाला केस ज़रूर हो सकता है क्योंकि एफ ऑफ ए 1 हो गया, एफ ऑफ बी 3 हो गया, एफ ऑफ सी 2 हो गया और एफ ऑफ डी अलग अलग वैल्यूज होनी चाहिए ना, वो पहले ही बताया था, तो एक केस इसका बन जाएगा। ठीक है, अच्छा और क्या हो सकता है भाई? अगर अपन अब 5 का ही केस बनाए, मान लो यहाँ 5 है और यहाँ 1 है, तो 5 + 1 हो गया 6। तो अगर 5 + 1 अगर 6 हो गया तो क्या यहाँ से किसी तरह 6 बनेगा? तो हमारे पास 5 ऑप्शन में नहीं है और 1 ऑप्शन में नहीं है। अब इन 3 की पॉसिबिलिटी से एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इसमें वैल्यू रखने से क्या 6 बनेगा क्या? भाई लग नहीं रहा है ना। मिनिमम वैल्यू 2 यहाँ पे भी दूंगा तो 2 दूनी 4 और 7 हो जाएगा, ये केस तो हो ही नहीं सकता है, तो इसको हटा देते हैं। और अब 5 के केसेस खत्म हो गए तो दूसरे केसेस सोचते हैं। तो 3 और 4 का अगर यहाँ केस सोचे तो 4 + 3 हो गया 7, तो हमारे पास से 3 ऑप्शन में से हट गया, 4 ऑप्शन में से हट गया। अब 1 बचा है, 2 बचा है, 5 बचा है। 1 2 और 5 से क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं क्या? सोच लेते हैं। यहाँ पर अगर अपन 5 रखें
और यहाँ 2 into 1 रखें, है ना, तो 5 1 3 4 सारों डिस्टिंक्ट वैल्यूज हो गई, और 5 + 2 करेंगे 7, और यहाँ भी 7 आ जाएगा, तो एक केस ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है क्या 7 की? बिल्कुल नहीं हो सकती, कहीं से भी अपन को ये केस बनता हुआ नहीं लगेगा, ठीक है। तो 3 और 4 का ये केस हो गया, और इससे कम अगर मैं करूँगा 4 और 2 6, मान लो यहाँ 4 करता हूँ, यहाँ 2 करता हूँ 6, तो 6 बनाने के लिए 4 नहीं है, 2 नहीं है ऑप्शन में, 4 और 2 नहीं है, तो 1 है, 3 है और 5 है ना। तो अगर मैं एफ ऑफ बी को छोटी वाली, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई हो ना, सबसे छोटी 1 भी देता हूँ, तो 2 into 1 2 हो जाएगा, और 2 होने के बाद अगर मैं 2 3 जोड़ूंगा तो नहीं आएगा, 5 जोड़ूँ तो नहीं आएगा, कोई केस और इसके अलावा बनता हुआ नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब मेरे पास सिर्फ और सिर्फ कितने केस लग रहे हैं? 3 केस लग रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर भी मैं सी और डी की वैल्यूज एफ ऑफ सी और एफ ऑफ डी को इंटरचेंज कर सकता हूँ। 3 5 की बजाय ये 5 और 3 भी हो सकते हैं, ऐसे ही ये 5 और 2 भी हो सकते हैं, और ये 4 और 3 भी हो सकते हैं। तो टोटल फेवरेबल केसेस जो है हमारे पास हो गए हैं 6। टोटल फेवरेबल केसेस हमारे पास कितने हो गए? 6। एफ ऑफ ए इज 2, एफ ऑफ बी इज 3, एफ ऑफ सी इज 3, एफ ऑफ डी इज 5, करेक्ट। अच्छा, इसमें भी तो दिक्कत है, एफ ऑफ बी 3 हो जाए और एफ ऑफ सी 3 हो जाए, ये कैसे हो सकता है यार? ये भी तो नहीं हो सकता है ना, दोनों अलाइक लेटर्स तो हो ही नहीं सकते हैं। तो इसकी कोई और पॉसिबिलिटी बनती है तो ये सोच लेते हैं यार, है ना। 8 बनाने के लिए क्या और कोई केस हमारे पास है? 3 और 5 तो हम यूज़ कर चुके हैं, तो अब हमारे पास 1 2 और 4 बचा हुआ था, ठीक है। तो 1 2 और 4 में अगर मैं यहाँ पे 1 रखता हूँ तो ये 2 हो जाएगा, 2, और यहाँ 4 रखता हूँ, नहीं होगा। एक केस जो आएगा, बेटा ये गलत लिख दिया, यहाँ 2 होना चाहिए और यहाँ 4 होना चाहिए। अच्छा हुआ ना, क्रॉस चेक करते जा रहे हैं तो समझ में आ रहा है। ये देखो 2 2 4 + 4 8, और 5 और 3 8, ये केस होगा। 3 वाला केस गलत था यार, यहाँ 3 ले लिया, यहाँ 3 ले लिया, कैसे हो सकता था? इट्स नॉट पॉसिबल। तो ये केस बन जा रहा है हमारे पास, ठीक है। खैर, हमारे पास फेवरेबल अभी भी 6 ही केस आ रहे हैं, और टोटल पॉसिबिलिटीज़ 1 1 फंक्शन टोटल कितने हो सकते हैं? ए को मैप करने के 5 चॉइसेस हैं, बी को मैप करने की 4 बचेंगी, सी के लिए 3 बचेंगी, डी के लिए 2 बचेंगी। 3 2 6 कैंसिल होके 1/20 हमारी इस क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी आनी चाहिए। तो अगर अपन आंसर चेक करें, हाँ भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड, करेक्ट, हमने केसेस बना लिए। 1/20 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यार, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, अटेंटिवली ध्यान से सोच के अपन को इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम इसके सही आंसर तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ यार, ये भी क्वेश्चंस काफ़ी बार पीएनसी में भी आपको मिलेंगे, इनफैक्ट सीक्वेंस प्रोग्रेशन में भी इस लॉजिक के क्वेश्चंस कई बार मिलते हैं, प्रोबेबिलिटी में भी इसको इंक्लूड कर लिया है। तो लेट्स सी कैसे करना होगा क्वेश्चन, फटाफट से पढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन है, एक सेट है जिसमें 1 से लेके 2022 तक के नंबर हमें नेचुरल नंबर्स दिए। तो क्या इस बात की प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर हम इसमें से कोई भी एक रैंडमली नंबर n सेलेक्ट करते हैं तो उसका 2022 के साथ, किसके साथ? 2022 के साथ HCF 1 होना चाहिए। तो इसका मतलब HCF 1 मतलब 2022 में और n में कोई कॉमन फैक्टर होना नहीं चाहिए। तो मैं अगर आपसे बोलूं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो 2022 का, तो 2022 का प्राइम फैक्टराइजेशन होता है 2 × 3 × 337। 337 एक प्राइम नंबर है, वो किसी और से डिवाइड नहीं होता है। तो 2 × 3 × 337 2022 का प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब जो नंबर मैं सेलेक्ट करूं उस n नंबर में ना तो 2 का फैक्टर हो, ना 3 का फैक्टर हो, ना 337 का फैक्टर हो। आ रही बात समझ में? उस नंबर में 2 का, 3 का, 337 का फैक्टर नहीं होना चाहिए, तभी तो फेवरेबल केसेस आएंगे। तो पहले मैं ये काउंट कर लेता हूं कि कितने नंबर होंगे जो 2 से डिवाइड होंगे। बहुत सिंपल है भाई, 1 से 2022 तक में सर 1011 नंबर होंगे, आधा कर दो। अरे इवन नंबर ही तो हैं, 1 से 2022 इवन नंबर है, तो उसमें आधे 1011 2 से डिवाइड होने वाले होंगे। बहुत बढ़िया सर। अच्छा, ऐसे कितने नंबर होंगे जो 3 से डिवाइड होंगे भाई? तो बेस्ट तरीका क्या होता है, 2022 उठाओ, 3 से डिवाइड कर दो और उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो। कितना आ रहा है भाई? 3 6 18, 3 7 21, 3 4 12, 674 नंबर्स होंगे जो 3 से डिवाइड होंगे। अब 2 से डिवाइड होने वालों में और 3 से डिवाइड होने वालों में कॉमन 6 के मल्टीपल्स दोनों में ही काउंट हो गए। ऐसे नंबर 6, 12, 18 इन 1011 नंबर में वो नंबर थे और इन 674 नंबर में वो भी थे।
तो 2 बार थोड़ी काउंट करोगे, एक बार तो हटाना पड़ेगा। तो कितने नंबर्स हैं विच आर डिविजिबल बाय 2 एंड 3? तो नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 प्लस नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3 माइनस नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 6। तो इसका मतलब हमें इधर n ऑफ 6 भी निकालना पड़ेगा। तो 2022 को कर देते हैं 6 से डिवाइड और उसका बॉक्स ले लेते हैं। कितना आएगा भाई? 6 3 ज़ा 18, 2 3 6, फिर से 3 ज़ा 18, 4 337। तो ये हो गए 1011 प्लस 674 माइनस 337। कैलकुलेट करें ज़रा, कितना आ रहा है भाई? फटाफट से कैलकुलेट कर लेते हैं। 1011 में 674 ऐड करना है, 5 8 6 1 और इसमें से 337 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 15 माइनस 7 8, 7 माइनस 3 4, 6 माइनस 3 3 1, 1348 नंबर्स हो गए। ठीक है, कितने नंबर्स हो गए? 1348 वो नंबर्स हैं जो या तो 2 से डिवाइड हो रहे थे या 3 से डिवाइड हो रहे थे। नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय, मैंने थोड़ा सा यहाँ गलत लिख दिया है, यूनियन है, यूनियन 2 यूनियन 3 है ना, सॉरी, n ऑफ 2 प्लस n ऑफ 3 माइनस n ऑफ 6, राइट। तो वो हो गए 1348। अब हमारे 337 वाले मल्टीपल्स रह गए। अरे भाई क्या कर रहे थे क्वेश्चन में, भूलना नहीं है, क्वेश्चन में हम कर रहे थे हमें ऐसा नंबर चाहिए जिसका 2022 के साथ HCF1 आए, मतलब उस नंबर में 2002 का कोई भी फैक्टर नहीं होना चाहिए, मतलब 2 का, 3 का और 337 का फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो नहीं होने के लिए पहले वो तो निकालें जिनमें हैं। ऐसे कितने नंबर्स हैं जिनमें 2 के 3 के फैक्टर्स हैं? तो 2 और 3 के फैक्टर्स वाले तो ढूंढ लिए, अब बचे 337। तो अगर मैं आपसे वो वाले नंबर्स की बात करूं जो 337 से डिवाइड होते हैं 1022 तक, काउंट करें जरा। 337 पहला नंबर होगा, 337 का दुगना कितना हो जाएगा? 674 हो जाएगा। फिर अगला नंबर कितना होगा? 1011 ही होगा। फिर 1348 हो जाएगा, करेक्ट है। एक नंबर और आएगा 337, जोड़ दो भाई इसके अंदर, 337 जोड़ दो, 1348, 1348 में 330, 1685 है, 1685 अभी किया ही था, 1685 आएगा। और द लास्ट नंबर जो अब हमारे पास आएगा वो 2022 आ जाएगा। ठीक है, तो 6 नंबर ऐसे हैं 1 से लेके 2022 तक जो 337 के मल्टीपल है। अब ये जो 1348 नंबर हमने काउंट करे बेटा, इन 1348 के अंदर अगर आप ध्यान से सोचो तो भाई साहब ये तो पहली काउंट हो गया। अरे ये तो काउंट कर लिया ना यार, 674 जो था 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 3 से भी डिवाइड हो रहा है, तो ये तो काउंट कर लिया। ये वाला कौन सा नंबर है जो 3 से डिवाइड हो रहा है? ये भी काउंट कर लिया। 1348 काउंट हो गया होगा क्या? सोचो सोचो सोचो, इवन नंबर है, इवन नंबर है, हाँ सही है, इवन है। और 4 और 4 8 और 4 16 आ रहा है, 4 ये काउंट नहीं हुआ अभी, ये नहीं हुआ काउंट है ना, ये काउंट नहीं हुआ, ये काउंट नहीं हुआ, ये ऑड नंबर है। पर 7 और 5 12, 7 1348 ही आएगा ना यार, मैंने कहीं गलत तो नहीं लिख दिया ना? 1022 में 337 जोड़ो 1348 ही आएगा। 4 8 और 8 और 8 16 आ जाएगा है ना। तो ये अच्छा 2 से डिवाइड हो रहा है ना यार, 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसका मतलब ये काउंट कर चुके हैं हम, सॉरी ये काउंट कर लिए। अच्छा ये 2 से तो डिवाइड नहीं हो रहा, ऑड नंबर है। 3 से हो रहा है क्या? 6 और 1 7, 7 और 5 12, 12 और 8 20, नहीं ये डिवाइड नहीं हो रहा, ये काउंट नहीं किया। और ये इवन नंबर है तो काउंट हो ही गया होगा भाई। जो इवन नंबर्स हैं वो तो 2 के मल्टीपल्स हैं, वो तो हम ऑलरेडी इन 1348 जो नंबर है उनमें काउंट कर चुके हैं। और जो नंबर्स हैं चेक कर लेते हैं 3 से डिवाइड हो रहे नहीं हो रहे, क्योंकि 3 से डिवाइड होने वाले नंबर्स भी हमने काउंट करे हैं। तो उसमें से 2 नंबर ऐसे हो गए, तो इन 6 में से 2 ऐसे रह गए 1685 और 337 जो अभी तक काउंट नहीं हुए। तो टोटल 1350, 1348 प्लस 2 नंबर और, तो 1350 ऐसे नंबर्स होंगे इन 2022 नंबर्स में जो या तो 2 का मल्टीपल होगा या 3 का या 337 का। इन 1350 में से कोई सा भी एक नंबर आपने सेलेक्ट कर लिया तो उसका 2022 के साथ HCF1 नहीं, उससे बड़ा ही आएगा। तो इसका मतलब हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर्स हो गए, हमारे जो रिक्वायर्ड नंबर्स हो गए वो 2022 माइनस 1350 के बराबर होगा। 27
9 minus 3 6 672 are favorable numbers out of 2022. इसको सॉल्व करके जो आएगी that will be your final probability. आंसर ऐसे ही कुछ फॉर्म में लिखा हुआ है, आई थिंक इससे 6 से ये डिवाइड हो जाएगा, 6 1 जा 6 6 1 जा 6 12 6 3 जा 18 2 6 3 जा 18 112 बाय 337. देखें ऑप्शन में है क्या? हाँ, फोर्थ ऑप्शन, ये इसका सही आंसर होना चाहिए. ठीक है बेटा, 112 बाई 337 करेक्ट आंसर है. वही इसमें पूरा करना है. तो अगेन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई. सेट थ्योरी आप मान लीजिए, वेन डायग्राम मान लीजिए, सीक्वेंस सीरीज भी मान सकते हैं, 2 की डिजिलिटी 3 की डिजिलिटी सब चेक करके अच्छे से इसको ढंग से करना है. तो क्वेश्चन जो है समझ पा रहे हैं और कर पा रहे हैं. ठीक है.